आज हमारा टॉपिक क्या है? आज हमारा टॉपिक है कि कौन कौन से फैक्टर है जो लैटिस एंथैल्पी को अफेक्ट करते हैं, उनको हमें लेना है। लैटिस बनता क्यों है? जब कैटायन और एनायन दोनों क्या होते हैं? पास आते हैं आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए। तब जब वो पास आते हैं और दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से दोनों क्या होते हैं? बॉन्डेड हो जाते हैं, तो वो एनर्जी रिलीज करते हैं। कौन सी? लैटिस एनर्जी। समझ में आता है? और जो लैटिस एंथैल्पी रिलीज हो रही है उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, जरा उसको हम लोग देखें। क्लियर हो गया? अच्छा, लैटिस एंथैल्पी बाहर क्यों निकलती है? रीजन क्या है? लेट अस सपोज ये कोई कैटायन है और ये कोई एनायन है। जब ये दोनों जुड़ गए तो इन्होंने कंपाउंड बना लिया AB। उस टाइम पे क्या हुआ? जब ये दोनों जुड़े तो एक एनर्जी बाहर निकली जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लैटिस एंथैल्पी। समझ में आ गया? और लैटिस एंथैल्पी, बाय द वे, लैटिस एंथैल्पी जो है वो सीधे ही किस पे डिपेंड कर रही है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटायन एंड एनायन। जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा कैटायन और एनायन के बीच में, उतनी ही ज्यादा क्या होगी? एनर्जी रिलीज होगी। सबको समझ में आ गया? अच्छा, दो चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग क्या लिखते हैं? दैट इज K Q1 Q2 अपॉन R²। यहां से मुझे साफ साफ पता लग रहा है कि दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है? कैटायन और एनायन के चार्जेस के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उनके साइज के। दिखाई दे रहा है सबको? साइज जितना कम होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा होगा, चार्जेस जितने ज्यादा होंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही क्या होगा? ज्यादा होगा। क्लियर सबको? तो यहां से मैं साफ साफ एक चीज कह सकता हूं दैट द लैटिस एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्जेस ऑन कैटायन और द चार्जेस ऑन एनायन। समझ में आ गया? एंड लैटिस एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, यहां पर मैं लिख रहा हूं जो चीज, ध्यान से इसको देखो, साइज ऑफ कैटायन। कैटायन का साइज जितना कम होगा लैटिस एंथैल्पी उतनी ही ज्यादा रिलीज होगी। ऐसा क्यों है? देखो जरा ध्यान से, ये हमारे पास कैटायन है जिसकी साइज छोटी होनी चाहिए, मैं छोटी ही ले लेता हूं, और एक एनायन है जिसकी साइज बड़ी होनी चाहिए। यहां पर जो कैटायन है उसका न्यूक्लियस किसको अट्रैक्ट करेगा? इलेक्ट्रॉन्स ऑफ B को। क्लियर है? तो इसका साइज तो बड़ा, दिमाग लगाओ, इसका साइज तो बड़ा होना चाहिए ना। जितना साइज बड़ा होगा इसके न्यूक्लियस और इसके इलेक्ट्रॉन के बीच में उतना ही वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। समझ में आ रहा है? तो और इसका साइज जितना छोटा होगा तो ये न्यूक्लियस आसानी से इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। सबको समझ में आ गया? तो हमारे पास कैटायन का साइज जो छोटा होना चाहिए और एनायन का साइज क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। सबको समझ में आ गया? तो यहां से क्लियरली दो चीजें हमको क्लियर हो गई यहां पर कि एंथैल्पी जो है चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जो एंथैल्पी है कैटायन के साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्लियर हो गया? और एनायन के साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए। जैसे कि हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, मैं यहां क्वेश्चन लिखता हूं, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग आंसर करोगे। लेट अस सपोज तुमसे पूछ दिया कि इन कंपाउंड में से किसकी लैटिस एंथैल्पी सबसे ज्यादा होगी। जैसे तुम्हें एक फर्स्ट एग्जांपल, फर्स्ट क्वेश्चन दे दिया, लेट अस सपोज तुमसे कहा Na2O, दूसरा एग्जांपल दिया तुम्हें MgO, और तीसरा एग्जांपल तुमने दे दिया Al2O3। जरा ध्यान से इसको समझना। तीन एग्जांपल दे दिए तुम्हें, तीनों में कंपैरिजन करना है कि लैटिस एंथैल्पी सबसे ज्यादा किसमें बाहर आएगी, रिलीज होगी जब वो बॉन्ड बनेगा। तो जरा ध्यान से देखो, इन तीनों केस में जो हमारे पास एनायन है वो तो क्या है? सिमिलर है। समझ में आ गया? उसका साइज तो उतना ही है। फर्क किस पे पड़ रहा है? कैटायन पे। कैटायन बदल रहा है, पीरियड में कहां जा रहा है? लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट जाते तो साइज घटता है। तुम्हें पता है सबसे कम साइज किसका होगा? एल्यूमिनियम, लेकिन उससे भी फर्क ज्यादा पड़ा है। जरा ध्यान से यहां देखो, वो तो हमें दिख ही रहा है कैटायन का साइज जितना कम होगा लैटिस एंथैल्पी उतनी ज्यादा होगी। तो यहां से क्लियरली आंसर आ रहा है एल्यूमिनियम का। लेकिन उसके बावजूद एक और चीज देख सकते हो क्या? सोडियम पे चार्ज कितना इंडिविजुअल? +1, मैग्नीशियम पे +2 इंडिविजुअल, और एल्यूमिनियम पे +3। एल्यूमिनियम का ना सिर्फ साइज छोटा है, उसका चार्ज भी बड़ा है। सबको समझ में आ गया? तो इन दिस केस सबसे ज्यादा लैटिस एंथैल्पी किसमें बाहर निकलेगी? एल्यूमिनियम ऑक्साइड में, उसके बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड में, और सबसे कम सोडियम ऑक्साइड। ये लैटिस एंथैल्पी की कहानी है, आयनिक कैरेक्टर की बात नहीं, लैटिस एंथैल्पी की बात है। सबको समझ में आ गया? अब जैसे सेकंड क्वेश्चन पूछ लिया तुमसे, सेकंड क्वेश्चन पूछता है कि बताओ इनमें से क्या होगा, जैसे कि LiF, उसके बाद दे दिया तुम्हें NaF। सबको समझ में आया? LiF, NaF, KF, उसके बाद RbF और CSF। पूछता है कि इनमें से सबसे ज्यादा लैटिस एंथैल्पी किसमें बाहर निकलेगी, किसमें रिलीज होगी।
ये सवाल पूछ लिया तुमसे। इन दिस केस यहां पर जो हमारे पास एनायन है वो तो फिक्स है, आरबीएफ एनायन तो फिक्स है, फर्क किस पे पड़ रहा है? कैटायन, कैटायन बदल रहा है। और हम लोग कहां जा रहे हैं? टॉप टू बॉटम, और जब भी टॉप टू बॉटम आते हैं तो क्या होता है? साइज बढ़ता है। समझ में आ गया? तो साइज अगर कैटायन का बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी सॉरी लैटिस एंथैल्पी क्या होगी? कम। क्लियर है? तो सबसे ज्यादा लैटिस एंथैल्पी किसकी होगी? लिथियम क्लोराइड। उससे कम, उससे कम। सबको समझ में आ गया? बट दिस इज द ऑर्डर ऑफ, ये ध्यान रखना, दिस इज द ऑर्डर ऑफ लैटिस एंथैल्पी ओनली। ये लैटिस एंथैल्पी का क्या है? ऑर्डर है। सबको समझ में आ गया? दिस इज नॉट द ऑर्डर ऑफ आयनिक कैरेक्टर। क्लियर हो गया? डेफिनेटली आयनिक कैरेक्टर जो है वो लैटिस एंथैल्पी पे डिपेंड करता है, लेकिन आयनिक कैरेक्टर तीन चीजों पे डिपेंड करता है ओवरऑल। किस किस पे? एक तो डिपेंड करता है किस पे? आयनाइजेशन एंथैल्पी पे। हमें वो सब देखना है। और आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? हमें देनी पड़ती है। एक ये डिपेंड करता है किस पे? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे, जो माइनस में होती है। और एक ही डिपेंड करता है किस पे? लैटिस एंथैल्पी पे, जब लैटिस फॉर्म होता है। तो तीनों फैक्टर को देखने के बाद हम लोग आयनिक कैरेक्टर डिसाइड करते हैं। तो ये ध्यान रखना, जरूरी नहीं है कि लैटिस एंथैल्पी ज्यादा होगी इसका मतलब आयनिक कैरेक्टर भी ज्यादा होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बाकी दो फैक्टर भी डिपेंड करते हैं। क्लियर हो गया सबको? बात समझ में आ गया? और लास्ट क्लास में हमने किया भी था कि सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर किसका होगा? CSF का। उल्टा है, समझना इस चीज को। सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर CSF का है, जबकि सबसे ज्यादा लैटिस एंथैल्पी किसकी है? LIF की है। फर्क है, ये आप लिख लेना। यानी कि मोस्ट आयनिक कैरेक्टर इस केस में तो किसका है? CSF का, ये अलग से मेंशन कर लो। और मोस्ट लैटिस एंथैल्पी किसकी है? LIF। दोनों में फर्क है। समझ में आ गया? क्योंकि लैटिस एंथैल्पी जो है वो कैटायन के साइज के एंटी प्रोपोर्शनल है, जबकि आयनिक कैरेक्टर कैटायन के साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। क्लियर हो गया? क्योंकि वहां पर कौन सा फैक्टर है सबसे इंपॉर्टेंट है? ये फैक्टर, क्योंकि एनर्जी हमें देनी है तो हम कोशिश करेंगे ये फैक्टर क्या हो? मिनिमम हो, सबसे कम। समझ में आ गया? क्लियर हो गया सबको? तो ये उतार लो फटाफट से, उसके बाद आगे चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। ठीक है? आयनिक कंपाउंड जो हमने बनाया है, जिनके बीच में कौन सा बॉन्ड हो रहा है? आयनिक बॉन्ड बन रहा है। समझ में आ गया? उनकी प्रॉपर्टीज क्या है वो हमें देखनी है। तो देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। सबसे पहली प्रॉपर्टी लिखिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 1। फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखो, all ionic compounds, all ionic compounds, ठीक है, are good conductor of heat, ठीक है, and electricity, ध्यान रखना, नॉट इन सॉलिड स्टेट, ठीक है, इन मोल्टन स्टेट और इन एक्वस सॉल्यूशन, इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। वेरी इंपॉर्टेंट। देखो जरा ध्यान से, जितने भी आयनिक कंपाउंड हैं बहुत अच्छे क्या हैं? हीट के कंडक्टर्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर्स हैं, लेकिन नॉट इन सॉलिड स्टेट। आयनिक कंपाउंड एक लैटिस बनाता है, जैसे कि NaCl। NaCl जब सॉलिड स्टेट में है तो वो हीट का अच्छा कंडक्टर नहीं है, लेकिन जब उसको तुम मेल्ट कर दो, नमक लेना, उसको बहुत गर्म करना, हीट देना, तो मेल्ट हो जाएगा। सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में। जब वो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? मोल्टन स्टेट। क्लियर हो गया? जब उसको मेल्ट कर दो, या फिर तुम क्या करो, उस नमक को पानी में घोल लो, तो जैसे ही पानी में घोलोगे तो पानी क्या है? एक पोलर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है जो उसको आयंस में तोड़ देगा। तो आयंस में टूटने के बाद वो एक बहुत ही अच्छा कंडक्टर है, सॉलिड स्टेट में नहीं है। ये ध्यान रखना। क्लियर हो गया सबको? ये ध्यान रखना आप लोगों को, कंडक्टर है किस किस चीज का? हीट का, इलेक्ट्रिसिटी का, बट इन मोल्टन स्टेट और इन एक्वस स्टेट। सबको समझ में आ गया? सेकंड लिखो, नंबर 2 लिखो, ड्यू टू the 3D
लैटिस स्ट्रक्चर, ठीक है, ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, ionic compounds, ionic compounds, their melting and boiling point is high. ये भी बड़ा आसान क्या है। यहाँ पर मैंने आपको अभी बताया कि आयनिक कंपाउंड क्या होता है, जिसमें कैटायन और एनायन मिलकर क्या करते हैं, लेटिस स्ट्रक्चर बनाते हैं, 3D लेटिस स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये स्ट्रक्चर इतनी मजबूत होती है कि ऑब्वियसली उनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, एज कंपेयर टू अदर कंपाउंड ज्यादा होता है। सबको समझ में आ गया? चलो पॉइंट नंबर 3 लिखो। पॉइंट नंबर 3 क्लियर है? लिखो, ऑल ionic compounds are soluble in polar solvent like water. What is the meaning of polar solvent? polar solvent का मतलब क्या है? जिसमें पोलर सॉल्वेंट, ये उसमें क्या हो, आयंस के बीच में पोलैरिटी डेवलप हो। समझ में आ गया? उनमें भी आयनिक कैरेक्टर हो, पोलैरिटी डेवलप हो, जैसे कि पानी। एक खास बात बता देता हूं, लिखो लाइक वाटर लिख लो, बिकॉज वाटर हैज अ वेरी हाई डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, वेरी हाई डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। अब यहां पर एक नया वर्ड आ गया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ? कई कंपाउंड होते हैं जिनकी डाइइलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है, जैसे कि वाटर के केस में डाइइलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ होती है 81, व्हिच इज वेरी हाई। समझ में आ गया? 81 अराउंड होती है किसकी? वाटर की डाइइलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ। अब डाइइलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ करता क्या है? वो वीक करता है किसको? इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को, इलेक्ट्रिकल फील्ड को वीक करता है। इलेक्ट्रिकल फील्ड डेवलप कौन कर रहा है? कैटायन और एनायन। एक कैटायन और एक एनायन दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? इलेक्ट्रिकल फील्ड डेवलप कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? एक कैटायन है और एक एनायन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है इन दोनों के बीच में। ये देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है यहाँ पर, क्लियर हो गया? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो हमें दिखाई दे रहा है, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसको वीक करता है कौन? डाइइलेक्ट्रिकल मटेरियल। सबको समझ में आ गया? और वाटर का जो डाइइलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ है व्हिच इज वेरी हाई, बहुत ज्यादा हाई होता है। तो ये क्या करता है? ये जो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फील्ड डेवलप हुआ है, इलेक्ट्रिकल फील्ड किसकी वजह से डेवलप होता है? पोलैरिटी की वजह से, चार्जेस की वजह से। सबको समझ में आ गया? इलेक्ट्रिकल फील्ड जो डेवलप हुआ है, डाइइलेक्ट्रिकल मीडियम क्या करता है? इसको ब्रेक करने का काम करता है। सबको समझ में आ गया? इस फील्ड, इस इलेक्ट्रिकल फील्ड को क्या करेगा? वीक कर देगा। वीक कर देगा तो बहुत जल्दी वो टूट जाएंगे। सबको समझ में आ गया? तो यहाँ पर लिख लो डाइइलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है। लिखो डाइइलेक्ट्रिक, लिखो डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल weaken the electrical field developed by ionic compound। बात समझ में आ गया? ये उसको क्या करता है? वीक कर देता है, जिससे उसको तोड़ना आसान हो जाता है। सबको समझ में आ गया? ऑलमोस्ट जितने भी पोलर सॉल्यूट्स हैं वो सारे के सारे वाटर में क्या डिसॉल्व हो जाते हैं। पानी को हम लोग यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी डाइइलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है, 81 अराउंड। वो क्या करता है? इन चार्जेस के बीच में जो भी आयनिक कंपाउंड है उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसका उसको वीक कर देता है। समझ में आ गया? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ही इलेक्ट्रिकल फील्ड डेवलप होता है। सबको समझ में आ गया?
उसको क्या करेगा, वो वीक कर देगा, तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम हो जाएगा, अपने आप वो टूट जाएगा। सबको समझ में आ गया क्या, क्लियर हुआ? तो ये थर्ड पॉइंट हुआ व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट फोर्थ पॉइंट लिखो, पॉइंट नंबर 4 लिखो, all any compounds are non-directional in nature, non-directional in nature। ये चीज मैं पहले ही बता चुका हूं, ये क्या होते हैं, नॉन डायरेक्शनल होते हैं। क्लियर हो गया? नॉन डायरेक्शनल का मतलब क्या है कि अगर एक कोई कैटायन पड़ा हुआ है तो एनायन पूरे उसके सराउंड में कहीं भी हो उसको अट्रैक्ट करेगा, ऐसा कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती।